Good afternoon to all of you. Dear students, मैं सुदर्शन प्रसाद आप लोगों को लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ संस्था से पावर प्लांट इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अब आज का सब्जेक्ट में जो आपका टॉपिक है हाइड्रोलॉजी से गवर्नर। तो हमारा जो जनरेटर है, जनरेटर पर लोड कभी अधिक होता है या कभी लोड कम होता है, तो हमारे पावर के जनरेशन तथा इसमें फ्रीक्वेंसी पर थोड़ा असर पड़ता है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए, चाहे लोड में कितना भी बदलाव हो, अगर लोड में बदलाव होता है, बढ़ता है, तो हमारे जनरेटर की स्पीड कम हो जाती है। यदि लोड घटता है तो जनरेटर की स्पीड बढ़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि लोड बढ़े या घटे, हमारी स्पीड कांस्टेंट बनी रहे। तो इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए एक गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। गवर्नर के द्वारा जनरेटर टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से हम उसकी गति को नियंत्रित कर सकते हैं। लोड कम होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा मोटर तेज घूमेगा। तो तेज घूमेगा कब? जब उस पर वाटर का फोर्स टरबाइन की ब्लेडों पर पानी का प्रवाह तीव्र गति से पड़ेगा। तो क्यों न जैसे ही लोड कम होता है तो टरबाइन के ऊपर फ्लो हो रहे पानी को भी स्पीड या पानी की फव्वार को जो जेट के माध्यम से कर रहे थे उसको भी कम कर दें तो मेंटेन रहेगा। और जैसे ही लोड कम होता है तो भी उसको मेंटेन करने में सक्षम रहे। लोड बढ़ता है तो टरबाइन को और तेज घूमने लगता है, तो उसको भी नियंत्रित करने के लिए जो नोजल से पानी का फुहार है उसी को कंट्रोल करना है। अगर वो हमारे नोजल से पानी की फुहार की रफ्तार अगर मेंटेन कर ली जाए तो हमारे टरबाइन जो कि जनरेटर को घुमा रहा था वो एक कांस्टेंट स्पीड से घुमाने का प्रयास करेगा या घुमाएगा। तो यही मैकेनिज्म है, इसी को हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर हमने ड्रॉ कर रखा है। आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए सर्वो मैकेनिज्म में कई भाग होते हैं। तो सर्वो मैकेनिज्म के जो है भाग में आपका है टरबाइन का एक शाफ्ट है जो टरबाइन से आई हुई शाफ्ट है। इस शाफ्ट पर ये शाफ्ट है टरबाइन की, तो इस शाफ्ट पे ही क्या है, ये खांचे नुमा बना हुआ है। ये खांचे नुमा बना हुआ है गियर प्रणाली, ठीक है। अब इसी गियर प्रणाली से एक दूसरा हमारा गियर सिस्टम ये देखिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब ये घूमेगा तो इसकी जो गियर है कुछ इस तरीके से बनी हुई है। तो ये इस तरीके से घूम रहा है, गियर है ये इसका, इस तरीके से घूम रहा है। इसी गियर पे हमने कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म लगा रखा है। जब ये घूमेगा तो ये इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा। ये आटा चक्की वगैरह पे जब जाएंगे तो वहां देखने को मिल सकता है कुछ। तो इस तरीके का जब ये गियर अपने एक्सिस इस तरीके से घूमेगा तो इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा, ठीक है। तो जब इसको दूसरे डायरेक्शन में घुमाएगा तो यहाँ पे फ्लाई व्हील लगा हुआ है, ठीक है। ये स्लीव है, इसी स्लीव पे एक सेप्ट को हम ला करके या पिस्टन को ला करके यहाँ पर इस ऑयल चैम्बर में फिट कर रखा है। तो इस ऑयल चैम्बर में जो ये लगा हुआ हमारा पिस्टन है, होता क्या है कि ऑयल पंप के माध्यम से ऑयल को हम इसमें फिल कर देते हैं। तो यहाँ सब ऑयल का दबाव बना हुआ है, इसलिए पिस्टन यहीं पे रुका हुआ है। क्या है, यहीं पे स्थिर है। अब देखिए होगा क्या कि अगर टरबाइन की स्पीड अगर बढ़ती है, लोड बढ़ेगा जनरेटर के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्पीड कम होगी। स्पीड जब कम होगी तो ये मैकेनिज्म जो है रोटेट करेगा। तो ये जो स्लीव लगा हुआ है ये ऊपर और नीचे गति करता है, ठीक है।
तो जब लोड बढ़ता है तो स्लिप क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है, और नीचे की तरफ जैसे ही आएगा तो इस डैशपोर्ट से यह नीचे की तरफ आएगा तो यह पिस्टन ऊपर की तरफ उठता है। यह जब इस तरीके से है, जब ये नीचे की तरफ झुकता है तो यह वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। और जब ये ऊपर की तरफ बराबर मात्रा में फिर यहाँ आता है तो पिस्टन फिर खिसक के नीचे चला आता है। देखिए कुछ इस तरीके से है मैकेनिक। एक कंडीशन ये है, इस समय यह इस पोजीशन पे है, और जैसे ही ये झुकता है तो ये ऊपर की तरफ खींच जाता है, कुछ ऊपर की तरफ खींच जाता है ना। ये यहीं पर था और ये खींच करके ऊपर चला आएगा। जब ऊपर चला आएगा तो ऑयल इसमें से हो करके यहाँ पर देखिए खाली स्थान बना हुआ है, तो यहाँ से ऑयल या फिल कर देगा इसको, ऊपर यहाँ बंद हो जाएगा। यहाँ बंद हो जाएगा तो पंप के माध्यम से ऑयल इसमें फ्लो होगा और ये इसको प्रेशर देगा तो ये और ऊपर उठ जाएगा। जैसे ही ऊपर उठता है तो इसमें भरा हुआ ऑयल इस माध्यम से निकल करके इसमें आकर के पिस्टन पे इधर से दबाव देता है। क्या करता है, इधर की तरफ दबाव देता है, प्रेस करता है। और जैसे ही इसको प्रेस करेगा तो नोजल से नीडल जो है पीछे की तरफ खिसक जाती है। नीडल पीछे की तरफ चली जाएगी तो पानी की जो जेट है वो थोड़ी धीमी हो जाएगी। जेट यदि धीमी पड़ जाएगी तो टरबाइन हमारा थोड़ा स्लो चलने लगेगा, ठीक है, थोड़ा स्लो चलने लगेगा। कब, जब उस पर लोड कम हुआ तो टरबाइन को भी स्लो घुमाना है, जब लोड बढ़ेगा तो टरबाइन को भी तेज घुमाना पड़ेगा। तो जब लोड कम हुआ तो नीडल हमारे पीछे की तरफ चली आई तो नोजल से पानी की फुहार की रफ्तार कम हो जाती है और हमारा टरबाइन थोड़ा स्लो मूव करता है। और इसी के आधार पर हमारा जुड़ा हुआ कपलिंग किया हुआ जनरेटर भी अपने निर्धारित स्पीड पे रोटेट करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कोई भी हमारा इक्विपमेंट है उसकी एक निर्धारित स्पीड है, ठीक है। अगर उस निर्धारित स्पीड से ज्यादा घूमेगा कब, जब उस पर अत्यधिक लोड पड़ेगा, तो उसी को कम करना है हमें, मेंटेन किया रहना है। तो जब पानी की फुहार कम पड़ेगी तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और हमारे जनरेटर की स्पीड मेंटेन रहेगी, ठीक है। वो कांस्टेंट स्पीड पे ही घूमता है तो वो मेंटेन रहेगा। अब जैसे ही लोड बढ़ता है, लोड कम होता है, लोड जब कम होगा तो हमारे टरबाइन को गति और बढ़ती है, तो उसकी गति को हम क्या करेंगे, नीडल से पानी की फुहार कम देंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी प्रक्रिया में जब ये नीडल वापस पुनः ऊपर की तरफ उठता है तो ये नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ वाला पानी जो इसमें से जाएगा वो बंद हो जाएगा, इस कंडीशन में बंद है, ठीक है। इस कंडीशन में बंद है तो जब पानी का प्रेशर ये ऊपर की तरफ उठेगा तो इधर से पानी जब जाएगा तो प्रेशर इधर से देगा तो ये उसको और आगे बढ़ा देगा नीडल को। और जब नीडल आगे बढ़ता है तो होगा क्या कि पानी की फुहार और तीव्र गति से जाएगी, और तीव्र गति से जाएगी तो टरबाइन को और तेजी से घुमाएगा जो जनरेटर को स्पीड को मेंटेन किए रहेगा। तो इस प्रक्रिया के आधार पर ही हम क्या करते हैं, नीडल को आगे पीछे घुमाने का काम करते हैं। नीडल को आगे पीछे घुमा करके पानी की फुहार को मेंटेन करके टरबाइन की स्पीड को नियंत्रित करते हैं। टरबाइन की स्पीड को अगर हम नियंत्रित कर लेंगे तो लोड बढ़ेगा, लोड जब बढ़ेगा तो हमारा टरबाइन को थोड़ा और अत्यधिक तेजी से घुमाना पड़ेगा, और जैसे ही लोड कम होता है तो टरबाइन की गति को कम करना है तो नीडल को पीछे खींच लेना है। तो ये पंप के माध्यम से ऑयल लाइन जो है पानी इस चैम्बर में भेजेगा, कंट्रोल वाल्व जिसको लिखा हुआ है। इसी कंट्रोल वाल्व में जो दो पिस्टन मोटे मोटे डार्क कलर का बना हुआ है, ये हमारी पिस्टन है, ठीक है। तो ये जब नीचे की तरफ आएगी तो पानी इसमें ऑयल भरा हुआ है, ऑयल ऊपरी वाली पाइप से पिस्टन के आगे जाएगा, सर्वो मोटर के पिस्टन के आगे जाएगा। ये देखिए ये हमारा सर्वो मोटर है। अगर ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो पानी इधर से लिक्विड इधर से, ऑयल का लिक्विड इधर से इधर आएगा, और प्रेशर जब देगा तो ये पीछे की तरफ खींचाएगा, वो ऑटोमेटिकली नीडल पीछे चली जाएगी और इसका पानी का जेट स्लो हो जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद यदि लोड में परिवर्तन होता है तो फिर ये ऊपर की तरफ जब जाता है तो ये बंद हो जाएगा और ये खुल जाएगा, तो पानी बार बार याद आ रहा है, ये लिक्विड इधर से इसमें फ्लो होगा और इधर से प्रेशर देगा, और ये जब दबाव इधर से पड़ेगा तो ये ऊपर की तरफ इस चैम्बर में ऑयल आएगा, ये जब ऊपर उठ जाएगा तो ऑयल इसमें आने लगेगा और इधर से प्रेशर देगा, ये ऑयल इसमें आ जाएगा, इसमें आने के बाद इस रास्ते से ऑयल पंप में चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ मैकेनिक? हेलो यस हेलो, समझ में आया कि नहीं कुछ बात? इसका 2-3 फिगर है, एक बार पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है, एक बार पिस्टन नीचे की तरफ है, इसकी प्रक्रिया यही है, ठीक है। जैसे ही हमारे शाफ्ट के स्पीड पे परिवर्तन होता है तो ये वाल्व यहाँ पे स्लीव है, अप और डाउन नीचे दोनों डायरेक्शन में घूम सकती है, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। ये कब होगा? लोड जब बढ़ेगा या घटेगा तब, ठीक है। तो जब लोड कम होगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जब लोड बढ़ेगा तब ऊपर की तरफ जाएगा। उस कंडीशन में जब लोड परिवर्तन हो रहा है तो एक बार ये इस वाल्व को ऊपर की तरफ खींच ले रहा है तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, और ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो प्रेशर देगा, तो ऑयल कहाँ जाएगा? इसमें से निकल के इधर के माध्यम से इधर आएगा, और ये इस पे जब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो इधर दबाएगा तो इधर का ऑयल क्या होगा? इसमें इंटर कर जाएगा, ये ऑयल इसमें इंटर कर जाएगा और वापस इसके माध्यम से इधर की तरफ फ्लो होने लगेगा, या ऊपर ये रहा ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये ऐसे रहेगा। जब इधर से दबाव पड़ेगा तो ऑयल उठेगा, यहाँ से इस टैंक में आएगा, कंट्रोल चैम्बर में या कंट्रोल वाल्व में, और ऑयल यहाँ से उठ करके तुरंत ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये जब पीछे की तरफ आएगा तो गति कम हो जाएगी। अब यदि यह पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो यह वाल्व बंद हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो भरा हुआ ऑयल है उसका प्रेशर जब पड़ेगा तो इधर से इसमें आएगा और इधर से दाब देगा तो ये आगे की तरफ भागेगा, और यहाँ का ऑयल पुनः वापस इस चैम्बर में चला आएगा, ये नीचे आएगा थोड़ा, इस चैम्बर में वापस चला आएगा और सीधा यहाँ से होते हुए इसमें पंप में चला जाएगा। तो ये आगे की तरफ धक्का देता है, यही प्रक्रिया इसकी, ठीक है। इसी चीज को आपको व्यवस्थित क्रम में लिखना होगा। बात समझ में आ गई? हेलो यस सर। तो ये भी आपका खत्म हो गया। यही चीजें आपको उसमें भी फ्रांसिस टरबाइन की गवर्निंग में भी लगेगा, ठीक है। सेम यही चीज है। अब इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा था? न्यूक्लियर वाला बताना था ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट। आइए न्यूक्लियर पावर प्लांट पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5। तो देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए हमें न्यूक्लियर फ्यूल या फिर कह सकते हैं यूरेनियम, थोरियम का प्रयोग किया जाता है या प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हम नाभिकीय रिएक्टर के भागों के बारे में चर्चा करेंगे, और नाभिकीय रिएक्टर का एक प्लांट हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि नाभिकीय रिएक्टर का प्लांट कैसा होगा। तो देखिए, ये हमारा नाभिकीय रिएक्टर है, कंट्रोल
इस तरीके से बना दीजिएगा, हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, रिएक्टर हो गया। अब रिएक्टर में जब न्यूक्लियर फिजन कराते हैं यानी नाभिकीय विखंडन कराते हैं यूरेनियम से, तो यूरेनियम से थोरियम में बदलता है और फिर प्लूटोनियम में बदलता है। देखिए उससे जो ऊष्मा निकलती है, उससे जो ऊष्मा प्राप्त होगी वो हीट एक्सचेंजर में जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्शन के फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो न्यूक्लियर रिएक्टर से निकल करके हीट एक्सचेंजर में जाएगा, और यहाँ पर सारा प्रोसेस बॉयलर में जिस तरीके से प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस सेम का सेम यहाँ भी वही रहेगा। बशर्ते फर्क इतना है कि यहाँ पर बॉयलर की जगह पर हम हीट एक्सचेंजर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हीट एक्सचेंजर का प्रयोग करते हैं। हीट एक्सचेंजर से जो ऊष्मा प्राप्त होगी हीट होने के बाद वह कहाँ जाएगी? हीट एक्सचेंजर से जो भाप तैयार होगा वो हमारा जाता है टरबाइन के पास। कहाँ जाएगा? टरबाइन के पास। चलिए टरबाइन के पास ले जाते हैं, और टरबाइन से निकल करके यह कहाँ जाएगा? पुनः हीट एक्सचेंजर में जाएगा। ठीक है, हीट एक्सचेंजर में भेजने के लिए क्या करेंगे? यहाँ एक पंप लगा देंगे। पंप के माध्यम से टरबाइन से निकला हुआ जो भाप है उसको पंप के माध्यम से हम हीट एक्सचेंजर में भेजेंगे, और यहाँ पर भाप बनने की प्रक्रिया हो रही है। यहाँ से स्टीम टरबाइन हो जाएगी, और यह है पंप, और यहाँ भी लगा हुआ है पंप। ठीक है, और हमारा टरबाइन जब रोटेट करेगा तो इससे कपल्ड हमारा जनरेटर जो है विद्युत शक्ति का उत्पादन करेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इस पूरे प्लांट में सारा का सारा भूमिका हमारे रिएक्टर का है। ठीक है, तो अब रिएक्टर में जो है ये कंडेंसर होना चाहिए। कंडेंसर छूट गया। ठीक है, अब देखिए, अब इस रिएक्टर में कौन कौन से भाग होते हैं, किसका किसका क्या काम होता है। तो अब मेन चीज यहाँ पर रिएक्टर के बारे में गहनता से अध्ययन करना है। तो आइए हम रिएक्टर के विभिन्न भागों के नामों की चर्चा करते हैं, और एक एक करके इनके विभिन्न भागों को पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिएगा एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो यहाँ से कितने भाग दिख रहे हैं? एक रिएक्टर है, एक हीट एक्सचेंजर है, और एक स्टीम टरबाइन है, और एक आपके पास कंडेंसर है। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं, और पांचवा नंबर एक आपके पास अल्टरनेटर है जिससे विद्युत शक्ति का उत्पादन हो रहा है। इन्हीं सभी के बारे में पढ़ना है मुझे। तो आज का न्यूक्लियर पावर प्लांट में सारा का सारा सेक्शन आपका डिपेंड करेगा रिएक्टर के ऊपर। रिएक्टर का काम क्या है, बाकी सारी चीजें तो आपको पहले से ही मालूम है। तो आइए देखिएगा एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, यानी कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र के अवयव। नाभिकीय शक्ति संयंत्र के अवयव। संयंत्र का मतलब होता है प्लांट, षड्यंत्र नहीं है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र के अवयव या तत्व। पहला है रिएक्टर, दूसरा है हीट एक्सचेंजर, और तीसरा है स्टीम टरबाइन यानी भाप टरबाइन, और चौथा है कंडेंसर जो भाप टरबाइन से निकलती है तो वह कंडेंसर में जाती है, और कंडेंसर से संघनित्र होकर
पुनः वापस पंप के माध्यम से हीट एक्सचेंजर में चली जाती है। और पांचवा एलिमेंट आपका आता है जनरेटर या अल्टरनेटर जिसको कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में मुख्य एलिमेंट न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसी में न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा को किसी माध्यम अर्थात द्रव हो, वाष्प हो या गैस हो, उनको गर्म किया जाता है। फिर इनसे जो भाप तैयार होती है, इसको माध्यम में, इस प्रकार के पूरे माध्यम को क्या कहते हैं? कूलेंट कहते हैं। ठीक है, गर्म किया जाता है, फिर उसे भाप उपजाई जाती है, तो ये सारी प्रक्रिया को कूलेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, संयंत्र के अन्य तत्व सामान्यतया ताप शक्ति संयंत्र की तरह ही कार्य करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के सभी कार्य थर्मल पावर प्लांट की तरह ही होते हैं, बस अंतर जानते हैं इतना है कि ताप शक्ति संयंत्र में भाप उपजाने के लिए हम बॉयलर का प्रयोग कर रहे थे, किंतु नाभिकीय शक्ति संयंत्र में रिएक्टर तथा हीट एक्सचेंजर का उपयोग करेंगे। ये बात हमने आपको पहले बता दी है। अब आगे चलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर, उसका कार्य एवं उपयोग हम पढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसमें कुछ चीजें हैं, नोट कीजिएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर किसी फिशनेबल मटेरियल में, न्यूक्लियर रिएक्टर किसी फिशनेबल मटेरियल मतलब नाभिकीय पदार्थ, सॉरी विखंडनीय पदार्थ, विखंडनीय पदार्थ नेबल मटेरियल, फिशनेबल मटेरियल स्वयं सेल्फ चेन रिएक्शन, सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन प्रारंभ करने तथा उसे नियंत्रित करने, प्रारंभ करने तथा उसे नियंत्रित करने, कंट्रोल करने की न्यूट्रॉन मशीन है, करने की न्यूट्रॉन मशीन है। यानी कि न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करके हमारे नाभिकीय रिएक्टर द्वारा ऊष्मा का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि नाभिकीय विखंडन तो आप जानते ही हैं, तो उसमें एक न्यूट्रॉन जब टकराता है तो उसे कई भागों में टूटता है, फिर वो अलग से टकराते हैं, तो फिर जैसे एक टकराया तो दो उसे प्राप्त हुए नाभिकीय विखंडन से, फिर एक टकराया, फिर उससे दो प्राप्त हुए। नाभिकीय रिएक्टर में जब धीमी गति के न्यूट्रॉन जब टकराते हैं तो उससे अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो एक न्यूट्रॉन से मानते हैं कि अगर दो निकला, वो दो फिर अलग से टकराए तो वो चार हो गए, फिर वो चारों अलग से टकराए तो आठ हो गए। इस तरीके से चेन रिएक्शन चलता रहता है। ठीक है, तो इससे अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस ऊर्जा को, यानी कि न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करके हम न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन मशीन भी कहा गया। ठीक है, विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा का उपयोग करने
विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा का उपयोग आवश्यक हो जाता है। विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा का उपयोग करने के आवश्यक साधन भी इसमें उपलब्ध होते हैं। विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा का उपयोग करने हेतु आवश्यक साधन उपलब्ध होते हैं। देखिए, उपयोग देखिए कहाँ कहाँ पर होता है नाभिकीय रिएक्टर का। स्थानों को गर्म करने में रिएक्टर का यूज कहाँ होता है? स्थानों को गर्म करने में, यानी स्पेस को हीट करने में। और दूसरा है शिप में या सबमरीन एवं वायुयान को चलाने के लिए। शिप में यानी जहाज जिसको कहते हैं, जहाज को चलाने में। और पनडुब्बी सबमरीन अब उसके बाद वायुयान को चलाने में। वायुयान यानी एरोप्लेन को चलाने में। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें है, इसका यूज कहाँ होता है? अनुसंधान एवं टेस्ट यानी लेबोरेटरी में, रिसर्च सेंटर, RESEAR, रिसर्च सेंटर एंड लेबोरेटरी। ठीक है, और तीसरा अगला पॉइंट है रेडियो आइसोटोप, न्यूट्रॉन या विखंडनीय पदार्थ उपलब्ध करने में। रिजनेबल मटेरियल प्राप्त करने में। रिजनेबल मटेरियल, रेडियो आइसोटोप, एवं न्यूट्रॉन आदि प्राप्त करने में किया जाता है। आदि उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। उत्पन्न करने हेतु यूज होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं इस रिएक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है। यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। रिएक्टर का वर्क क्या है? भारी परमाणुओं के न्यूक्लियस का विखंडन करके, भारी एटम्स का, भारी परमाणुओं के न्यूक्लियस भारी न्यूक्लियस का विखंडन करके बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, बड़ी मात्रा में ऊष्मा
उत्पन्न करने के लिए। दूसरा, न्यूक्लियस के विखंडन के लिए पर्याप्त ऊर्जा न्यूक्लियस के विखंडन के लिए पर्याप्त ऊष्मा वाले न्यूट्रॉन प्रदान करना। ठीक है, नाभिकीय विखंडन करेंगे तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जावान न्यूट्रॉन उत्पादित करता है, जो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए सहायक होता है। और मुक्त यानी कि फ्री एनर्जी ऊर्जा का उपयोग करना एवं नियंत्रण करना, यानी कि इससे उत्पादित ऊर्जा यानी मुक्त ऊष्मा कह सकते हैं। मुक्त ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करना एवं नियंत्रण, यानी ये रिएक्टर ऊष्मा का उत्पादन भी करता है और उसको नियंत्रित भी करता है। ठीक है, और सेल्फ सस्टेनेबल चयन प्रक्रिया बनाए रखता है। सेल्फ सस्टेनेबल प्रोसेस को मेंटेन रखना यानी बनाए रखना, यानी कि सेल्फ रिएक्शन की प्रक्रिया जो है बनाए रखता है कंटिन्यूसली। अब आइए देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं और उसके कंस्ट्रक्शन में लगने वाले विभिन्न भागों पर चर्चा करते हैं। परमाणु भट्ठी की एक मोटी सी चद्दर होती है कंक्रीट की। इस तरीके से कंक्रीट का हमने चैम्बर बनाया, दीवार है, सीमेंट कंक्रीट हमने दीवार बना दी। ठीक है, ये हमारी दीवार बनकर तैयार होती है सब कंक्रीट की। अब इसके अंदर एक रिफ्लेक्टर बनाते हैं। यह रिफ्लेक्टर इससे उत्पादित ऊष्मा का लीकेज होने से इसको रोकता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर से उत्पादित ऊष्मा को बाहर या किरणों को बाहर जाने से रोकता है। अब उसके बाद इसमें अलग अलग रॉड पड़े हुए हैं। ये ईंधन है। इन ईंधनों के विखंडन से निकलने वाली अपार ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए इन ईंधनों के बीच में एक एक लगा हुआ है आपका कंट्रोलिंग रॉड। ठीक है, ये कंट्रोलिंग रॉड है। इसको और अंदर डाल देंगे तो हमारी चैन रिएक्शन और तीव्र गति से हो जाएगी। अगर इस कंट्रोलिंग रॉड को बाहर की तरफ खींच लेंगे तो रिएक्शन प्रक्रिया थोड़ी
तेज हो जाएगी। अंदर करेंगे तो अब इसको कंट्रोलिंग रॉड को बाहर निकाल लेते हैं। ये आवश्यकता अनुसार अंदर की तरफ कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से इसमें कूलेंट, परमाणु भट्टी को कूलेंट की आवश्यकता होती है। शीतक कूलेंट यहाँ से डालते हैं। अब आगे देखते हैं, ये वाला जो है हिस्सा आपका ईंधन है। ये क्या है आपका फ्यूल है। ये कंक्रीट की और जब शीतक यहाँ से प्रवेश करता है तो शीतक यहाँ से बाहर निकलता है, क्योंकि शीतक इस पूरे प्लांट को कूल करने का प्रयास काम करता है और कूल करने के बाद गर्म शीतक बाहर निकलता है। ठीक है, गर्म शीतक यहाँ से बाहर निकलता है। अब यहाँ पर देखते हैं ईंधन यूरेनियम छड़। ईंधन के रूप में क्या है यूरेनियम। यूरेनियम की छड़ इसमें डाली जाती है। अब आगे देखते हैं मॉडरेटर। ये बगल में यहाँ पर ये मॉडरेटर लगा हुआ है। ये मॉडरेटर लगा हुआ है। आप फिगर अपनी किताब से या किसी और जगह से भी ढूंढ सकते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी महसूस हो अगर ज़्यादा टफ फिगर लगे तो। ठीक है, ये हमारा मॉडरेटर है। अब आगे देखते हैं एक इसमें रिफ्लेक्टर लगा हुआ था। रिफ्लेक्टर तो इसके अंदर की ऊष्मा को या विकिरण को बाहर जाने से रोके। और यह धातु की बनी हुई टंकी है। ये अंदर जो है इसी से लगी हुई रिफ्लेक्टर से लगी हुई है धातु की टंकी है। किस धातु की बनी होती है टंकी? और उसको धातु की टंकी रिप्रेजेंट करती है अंदर से। देखा, ये अंदर से धातु की टंकी मेटल टैंक, जिसके अंदर हमारा सर किस धातु की बनी होती है? अब आइए इसके विभिन्न अवयवों को देखते हैं। इसके बाहरी हिस्से को हम कोर करते हैं। सर जी, सर क्या आवाज सर नोट कीजिएगा न्यूक्लियर रिएक्टर के हो गया काम सर। हेलो, आपकी आवाज स्लो आ रही सर, एक माइक से लग रहा है आवाज ही नहीं आ रही। हाँ बताइए, कोई कुछ कह रहा है क्या? यस सर। सर ये जो टैंक बना है किस धातु की बनी होती है? ऊपर से कंक्रीट का चैम्बर है। इसके अंदर इसके अंदर एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। देखिए ये हमारा एक टैंक है स्टील की। सर किस धातु की बनी होती है बताइए सर। अभी आगे चलते हैं तो बताते हैं, कहाँ घबरा जा रहे हैं। अभी तो पूरे पार्ट का नाम अभी हमने और बता रहे हैं। देखता हूँ स्टील की होती है। स्टील का ही है, लेकिन और देख लेते हैं कि और कौन कौन सी चीजों का प्रयोग कर। एक मिनट देखता हूँ। स्टील का ही बना होता है। हाँ तो हमने कुछ और बताया था क्या?
देख लेता हूँ। सुरक्षात्मक लेख होता है, हाँ स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। हाँ स्टील का बना होता है और उसके ऊपर एक बेदाग इस्पात की क्या कुछ कोटिंग की जाती है या फिर जिरकोनियम मिश्र धातु प्रयोग करके उसका सरफेस पर लेपन कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो विकिरण को बाहर जाने से रोके रखे, ठीक है। सही कह रहे हैं, स्टील का ही है। चलिए आगे चलते हैं, तो सारे भागों के नाम देखते हैं, फिर एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं, कुछ दिखा देते हैं। तो देखिए पहली बात तो फ्यूल है, यानी ईंधन, जो रिएक्टर के कोर के रूप में रखा जाता है। क्या है पहला के विभिन्न अंग, पहला है ईंधन, ठीक है, जो रिएक्टर के कोर में रखा जाता है, जो रिएक्टर के कोर में रखा जाता है। दूसरा है मॉडरेटर, ठीक है, मॉडरेटर क्या है और मॉडरेटर किस धातु का मिलकर बना होता है, किस धातु का इस्तेमाल मॉडरेटर के रूप में करते हैं, इन सभी चीजों की चर्चा जस्ट इसके बाद करते हैं। और उसके बाद एक परावर्तक है जिसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं। और चौथा नंबर है कंट्रोल रॉड, नियंत्रक छड़े, कंट्रोल रॉड। और पांचवा है कूलेंट या कूलिंग सिस्टम, शीतक या शीतक प्रबंध, कूलेंट सिस्टम। और छठा नंबर आपका है रेडिएशन से, विकिरण से। ठीक, अब आगे चलते हैं फ्यूल पे। फ्यूल का चर्चा करते हैं कि फ्यूल किस कौन सा प्रयोग करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा फ्यूल। फिगर खराब करें। यस सर। तो देखिएगा इसमें फ्यूल हेडिंग डालिएगा, फ्यूल लिखिएगा। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। आइए चलते हैं, रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला ईंधन, रिएक्टर में यूज किया जाने वाला या जाने वाला ईंधन विखंडनीय, फिशनेबल, प्रकार के नाभिकीय पदार्थ होते हैं। नाभिकीय पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों पर जब न्यूट्रॉनों का आघात किया जाता है, इन पदार्थों पर जब न्यूट्रॉन
का स्ट्राइक कराया जाता है, स्ट्राइक कराया जाता है। तो शीघ्र ही विखंडन हो जाता है। विखंडनीय पदार्थ के रूप में, विखंडनीय पदार्थ के रूप में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। इनमें यूरेनियम ही एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में पाया जाता है। यूरेनियम प्रकृति में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है। जबकि प्लूटोनियम यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन द्वारा बनाया जाता है। जबकि जो प्लूटोनियम नाभिकीय विखंडन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्लूटोनियम, जबकि प्लूटोनियम यूरेनियम 232 नाभिकीय के नाभिकीय विखंडन के द्वारा प्राप्त किया था। ठीक है। यूरेनियम के 3 आइसोटोप होते हैं। यूरेनियम के 3 आइसोटोप होते हैं, अर्थात इसका मतलब यह है कि यूरेनियम 234, 35 और 38, यूरेनियम 234, 35 एवं 38 है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यूरेनियम का एक अन्य आइसोटोप यू 233 भी है, जो थोरियम के विखंडन से प्राप्त होता है। एक अन्य आइसोटोप तो यूरेनियम 232 नहीं 222 था ना, कितना? यूरेनियम 233 है, जो थोरियम के नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होता है, जो थोरियम के नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होता है। यूरेनियम के उक्त आइसोटोपों में, या लिखिए यूरेनियम के उपर्युक्त आइसोटोपों में 235 और 233 ही रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। उपर्युक्त सभी आइसोटोप्स में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233 ही नाभिक ही रिएक्टर में
रिएक्टर में नाभिकीय ईंधन के रूप में नाभिकीय ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इनके अतिरिक्त प्लूटोनियम जो 238 के विखंडन से प्राप्त होता है वह भी रिएक्टर ईंधन है। इसके अतिरिक्त प्लूटोनियम, इसके अतिरिक्त यूरेनियम 238, इसके अतिरिक्त प्लूटोनियम के विखंडन प्लूटोनियम के विखंडन से प्राप्त यूरेनियम 238 प्लूटोनियम जो 238 के विखंडन प्लूटोनियम जो कि यूरेनियम 238 के विखंडन से प्राप्त होता है, वह भी नाभिकीय ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, के रूप में यूज होता है। अतः यूरेनियम ही सबसे अहम नाभिकीय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया है ना। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि नाभिकीय शक्ति उपजाने के लिए यूरेनियम ही प्रमुख पदार्थ है। बाकी यूरेनियम के विखंडन के फलस्वरूप यह कई पदार्थों के रूप में टूटता है, उससे टूटने के बाद जाकर के प्लूटोनियम में जब बदलता है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारी प्रक्रिया में यूरेनियम सबसे मुख्य है। अब आगे चलते हैं। मॉडरेटर रुक हेडिंग जाइए, डालिएगा नोट कर लें। मॉडरेटर। अच्छा कर लो भैया, आप उसके बाद बताइएगा। साफ साफ दिख रहा है ना, समझ पा रहे हैं ना मेरी भाषा लिखी हुई।
हो गया होगा। रफ करें? यस सर, हो गया। चलिए अब देखते हैं मॉडरेटर क्या है। मॉडरेटर देखिए एक प्रकार का नियंत्रक के रूप में काम करता है, ठीक है। और ये किस चीज को नियंत्रित करता है? न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ईंधन से हमारा न्यूट्रॉन, जब ईंधन पर हमारा क्या हो रहा था, नाभिकीय विखंडन, जब ईंधन पर न्यूट्रॉन को हम टकरा रहे थे, तो न्यूट्रॉन जब टकरा रहा था तो इससे दो पैदा हुए। ये जब इस पे जब न्यूट्रॉन टकराया तो ये दो और पैदा किया, ये भी दो और पैदा किया। ये जब टकराया इस पे न्यूट्रॉन तो ये भी दो पैदा किया, ये भी, इसने भी दो जनरेट किया, इसने भी दो जनरेट किया, इसने भी दो जनरेट किया। इस तरीके से हमारी चयन प्रक्रिया न्यूट्रॉनों की गति तीव्र गति से फैल रही थी। तो हमारे सिस्टम के अंतर्गत जो है न्यूट्रॉनों की गति तीव्र होने की वजह से अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जाहिर सी बात है कि हम जितना स्टोर कर पा रहे हैं, जितना यूज कर पा रहे हैं, उतनी ही उत्पन्न होने दें। और अन्यथा ये हमारे प्लांट को इतनी अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी तो हमारे नाभिकीय रिएक्टर को उड़ा भी देगा, तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो इससे बचाव के लिए हम एक प्रकार से कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। वह कंट्रोलर हमारा एक प्रकार से मॉडरेटर के नाम से जाना जाता है। तो मॉडरेटर जो होता है न्यूट्रॉनों की तीव्र गति को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। तो मॉडरेटर किन धातुओं से या किन किन पदार्थों के प्रयोग से हम न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करते हैं, जिसे मॉडरेटर कहते हैं, तो वो कौन कौन से तत्व हैं? तो हेडिंग डालिएगा मॉडरेटर। लिखिएगा नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत या नाभिकीय विखंडन के दौरान अपार मात्रा में बहुत तीव्र गति से न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि ईंधन हमारा टूटता है, न्यूट्रॉन जितनी मात्रा में और टूटेंगे उतने अधिक मात्रा में न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे। और विखंडन प्रक्रिया को समान रूप से बनाए रखने के लिए, अतः विखंडन प्रक्रिया को, विखंडन प्रोसेस को नियंत्रित करने के लिए या एक समान बनाए रखने के लिए, एक समान बनाए रखने के लिए, अर्थात न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित करने के लिए, गति को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हल्के परमाणुओं वाले पदार्थ इस कार्य के लिए हल्के एटम वाले पदार्थ जैसे कि हाइड्रोजन, ग्रेफाइट
अथवा भारी जल, हाइड्रोजन, भारी जल या ग्रेफाइट या बेरिलियम आदि का प्रयोग किया जाता है, आदि का यूज किया जाता है। यानी मॉडरेटर के रूप में हम बेरिलियम, हैवी वाटर, हाइड्रोजन और ग्रेफाइट जैसे तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें मॉडरेटर कहते हैं। इन्हें मॉडरेटर कहते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित करना। मॉडरेटर के हल्के परमाणु जब ईंधन के न्यूट्रॉनों से टकराते हैं, मॉडरेटर के हल्के परमाणु जब ईंधन के न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करते हैं यानी टकराते हैं, तो उनकी गति धीमी कर देते हैं। उनकी गति धीमी कर देते हैं। इससे विखंडन प्रक्रिया नियंत्रित स्तर से बनी रहती है, जिससे विखंडन प्रक्रिया नियंत्रित दर से बनी रहती है। ठीक है। रिएक्टर में ईंधन क्षेत्र में रिएक्टर के फ्यूल एरिया में मॉडरेटर को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मॉडरेटर को समान रूप से वितरित करते हैं ताकि वो एक समान मात्रा में उसमें नियंत्रण प्रक्रिया को बनाए रखे। कभी कभी इसे ईंधन के तत्वों के साथ भी मिला दिया जाता है। कभी कभी इसे ईंधन के तत्वों के साथ भी मिला दिया जाता है। कभी कभी इन्हें ईंधन के तत्वों के साथ भी मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। जिन रिएक्टरों का डिजाइन तेज गति वाले न्यूट्रॉनों की उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, जिन रिएक्टर तीव्र गति वाले न्यूट्रॉनों की उपयोगिता के आधार पर तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन के आधार पर डिजाइन किया गया होता है या डिजाइन किया गया है जिन रिएक्टर का निर्माण तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन के आधार पर डिजाइन किया गया हो, उनमें मॉडरेटर की आवश्यकता नहीं होती। उनमें मॉडरेटर आवश्यकता नहीं होती।
ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद मॉडरेटर के मुख्य गुण क्या है, क्वालिटी ऑफ या फिर कह सकते हैं एडवांटेज ऑफ मॉडरेटर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडरेटर, कुछ भी कहिए। मॉडरेटर के गुण, लक्षण, विशेषता एवं लाभ, कुछ भी कह लीजिए, क्या है। हो गया यहाँ तक सबका? हो गया होगा। एडवांटेज, एक अच्छे मॉडरेटर के क्या क्या गुण होने चाहिए देखिएगा। न्यूट्रॉनों की तेज गति को मंद करने की क्षमता होनी चाहिए। न्यूट्रॉनों की तेज गति को मंद करने की क्षमता हो। दूसरा पॉइंट, न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब, सोखना नहीं चाहिए। न्यूट्रॉनों को सोखना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरे न्यूट्रॉनों को जब सोख ही जाएगा तो फिर भाई अगली प्रोसेस के लिए न्यूट्रॉन बचेगा ही नहीं कि जो स्ट्राइक करे। उच्च ऊष्मीय चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। उच्च ऊष्मीय चालकता, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। चौथा नंबर है संक्षारण रोधी होना चाहिए। संक्षारण रोधी ताकि इसमें जंग ना लगे। पांचवा पॉइंट, नाभिकीय विकिरण के विरुद्ध अस्थायी होना चाहिए। विकिरण के विरुद्ध स्थायी होना चाहिए। और छठा नंबर है मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए। ठोस मॉडरेटरों का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए। ठोस मॉडरेटर का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए, यानी गलनांक। नहीं तो तेजी से पिघल जाएगा तो जाहिर सी बात की न्यूट्रॉनों की गति को अत्यधिक मात्रा में कम कर देगा, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए। सही वाला पॉइंट क्या लिखे हैं सर? क्या? नाभिकीय विकिरण के विरुद्ध अस्थायी होना। हाँ, नाभिकीय विकिरण के विरुद्ध अस्थायी होना चाहिए, यानी कि नाभिकीय रेडिएशन जो होता है, ठीक है, उसको कम से कम होने देना, अर्थात
उसको बाहर निकलने से रोकने के लिए क्या करो, ठंडा जब कर देगा तो नाभिकीय विकिरण भी तो ठंडा हो जाएगी। रिएक्शन प्रक्रिया में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो रेडिएशन निकलेगी वो भी कम निकलेगी। और जितनी तीव्र गति से न्यूक्लियर रिएक्शन होगा और नाभिकीय न्यूट्रॉन को अगर हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो उतनी अपार मात्रा में ऊर्जा भी निकलेगी और साथ साथ में रेडिएशन भी प्राप्त होगा। अब आगे चलते हैं परावर्तक यानी रिफ्लेक्टर। आप लोगों का समझ हो चला है, आइए रिफ्लेक्टर क्या है ये देखिए। सर इस चैप्टर को आज खत्म कर दीजिए। हाँ इस चैप्टर को आज सर खत्म कर दीजिए किसी तरह। किसी तरह तो कुछ नहीं करना सर है, पूरा थ्योरी मत, बस पूरा सर थ्योरी मत लिखवाइए ना, ऊपर ऊपर केवल बताइए। तो चलिए, तो हम बोल दे रहे हैं 2-3 लाइन रिफ्लेक्टर में लिख लीजिए, हम ज्यादा नहीं लिखाएंगे, यस ठीक है। यस सर। रिएक्टर का मुख्य कार्य लिखिए। हाँ सर, लिखिए जो रिएक्टर मेन है का वो मुख्य केवल लिखवा कार्य। दीजिए। लिखिए रिफ्लेक्टर से अमित कोर्स देखो, न्यूट्रॉन कोर्स देखो, कोर्स में यही मेन वापिस है। सर रुक जाइए सर, सर तो जो लिखा रहे हैं वो सही लिखा रहे हैं सर। ये वाला जो है ये मेन है सर। न्यूक्लियर पावर प्लांट में और आगे है ही क्या है, क्या ज्यादा टाइप कुछ थोड़ी नहीं है है। देखो हमने इसमें, यही तो है। हमने 2 पॉइंट तो वैसे न्यूक्लियर मॉडरेटर लिखाई दिया है, रिफ्लेक्टर 2 लिखा यस दिया, सर, रिफ्लेक्टर कंट्रोल और शीतलक चलना, 3-4 पॉइंट और है बस। यस सर, बस तो इतने ही ज्यादा बचे हैं, नहीं, वो भी 4-4 लिखवा लाइन। दीजिए, बस खत्म। हाँ और ऐसे बोलेंगे तो अच्छा सर लिख लो वो तो भैया, दिमाग लिख में लो, रहेगा काहे बट नाराज समझ हो में रहे नहीं आएगा। इसमें और कितना है, ये न्यूक्लियर पावर, बस 4 पॉइंट और बचे, बाकी चैप्टर खत्म। फिर इसके बाद डीजल लिखिए, पावर चलिए प्लांट। लिखिए रिएक्टर कोर में ईंधन के विखंडन से, ईंधन के विखंडन विखंडन से उत्पन्न अपार मात्रा में या बड़ी संख्या में उत्पन्न न्यूट्रॉन बड़ी संख्या में कोर से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, कोर से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, इन्हें रोकने के लिए कोर के चारों ओर रिफ्लेक्टर लगाया जाता है। इन्हें रोकने के लिए कोर के चारों ओर रिफ्लेक्टर का प्रयोग किया जाता है। परावर्तक से न्यूट्रॉन टकराकर वापस कोर में आ जाते हैं। रिफ्लेक्टर से न्यूट्रॉन टकराकर कोर में पुनः वापस आ जाते हैं, ठीक है। यानी कोर से जो बाहर निकलने का प्रयास करता है न्यूट्रॉन, उसे परावर्तक से टकराने के बाद पुनः वापस आ जाता है और विखंडन की चेन प्रक्रिया को बनाए रखने में सहायता करता है। और विखंडन की चेन प्रक्रिया को बनाए रखने में, चेन प्रक्रिया को मेंटेन रखने में सहायक होता है, ठीक है। सर जैसे रिफ्लेक्टर लगा रहता है सर, मतलब उस पूरे चैम्बर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, हम्म
सर यहाँ पे तो सर रिफ्लेक्टर है तो चैन रिएक्शन होती जाएगी। तो जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब में फिर कैसे होता होगा सर? उसमें उसमें तो रिफ्लेक्टर लगे नहीं रहते। किसमें? न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे होता है। न्यूक्लियर बम तो बम फोड़ के यार उसको तबाह करना होता तो वहाँ रिफ्लेक्टर क्या लगाएंगे? हम सर यहाँ उसकी पर चैन रिएक्शन तो न्यूक्लियर चलती सुने, जाती है ना सर? देखिए उसके बारे में मैं नहीं जानता। मैं ये इतना बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो हमारा रिएक्टर है, इस रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति अपार मात्रा में जब पैदा होती है तो जाहिर सी बात है कि उनका वेग इतना अधिक होता है कि वो बॉडी से टकराने के बाद उससे विकिरण के रूप में बाहर जाने का प्रयास करते हैं, रेडिएशन के रूप में बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो उनको निकलने देने से रोकना है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो हमारे उत्पन्न हुए हैं वो न्यूट्रॉन जाके दूसरे फ्यूल के कोर के अंदर रखे हुए फ्यूल से टकराएगा, है ना। तो जितनी अपार मात्रा में न्यूट्रॉन होंगे वो उतनी ही तेजी से धड़ाधड़ टकराते जाएंगे फ्यूल के ऊपर और वो हमारे चैन रिएक्शन को और तीव्र गति से बनाएंगे। लेकिन जब सारे न्यूट्रॉन अगर कोर से बाहर निकल ही जाएंगे तो बचेगा क्या? तब हमारी चैन प्रक्रिया को बनाए रखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। तो इसको वापस पुनः ऊर्जा को बाहर देने जाने से रोकने के लिए रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। अगर ये किरणें बाहर जाती है तो वहाँ काम करने वाले उस इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों के लिए भी नुकसानदायक होता है, इसलिए रिफ्लेक्टर लगाया जाता है। तो रिफ्लेक्टर लगाने से कई लाभ हो जाते हैं। एक तो हमारे बाहरी इन्वायरमेंट या वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा कारण होता है कि वो जब रेडिएशन या सॉरी न्यूट्रॉन को पुनः वापस भेज देगा तो हमारी चयन प्रक्रिया को बनाने में मदद भी करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे चलते हैं। कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड क्या है? इसको देखिए। मुंह फैलाएंगे देखो को। कंट्रोल रॉड का उपयोग विखंडन से उत्पन्न अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को सोखने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग कंट्रोल रॉड है कि सर कूलेंट है सर? कंट्रोल रॉड है भाई, कंट्रोलिंग रॉड, नियंत्रक छड़ें, कंट्रोलिंग। नियंत्रक छड़ें नहीं लिखा है? ओके सर। इनका उपयोग रिएक्टर में विखंडन के फलस्वरूप, विखंडन के दौरान या विखंडन से उत्पादित अतिरिक्त मतलब जितने काम के न्यूट्रॉन है उतने ही रहने दें और बाकी अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को सोख लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इनमें मुख्य रूप से कैडमियम एवं बोरान का उपयोग किया जाता है। इस उपयोग के लिए इस कार्य हेतु कैडमियम एवं बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। कूलेंट का मतलब हो गया शीतक।
शीतक एक माध्यम है, कूलेंट एक मीडियम है जो रिएक्टर कोर में उपजी ऊष्मा को उत्पादित ऊष्मा को हीट एक्सचेंजर में परिचालित करके यानी ऑपरेट वर्किंग फ्लूइड परिचालित वर्किंग सब्सटेंस यानी कि जो कार्यकारी पदार्थ के रूप में जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, चाहे द्रव हो, चाहे भाप हो, या फिर कोई गैस हो, जो हम 4 पॉइंट बताए थे कि हमारे रिएक्टर में क्या क्या है। द्रव, भाप या गैस जो भी हो, वर्किंग मीडियम के रूप में काम कर रहा है, उसको अंतरित करता है, वर्किंग सब्सटेंस को ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप भाप उपजती है, जिसके कारण स्टीम प्रोड्यूस होती है। रिएक्टर कोर में शीतक का परिचालन, इसका सर्कुलेशन कोर में सतत बना रहता है। परिचालन के अंतर्गत, परिचालन के दौरान, परिचालन के समय या परिचालन के दौरान शीतक जो है कोर से ऊष्मा ग्रहण कर लेता है, कोर से ऊष्मा एब्जॉर्ब कर लेता है, और हीट एक्सचेंजर में वर्किंग सब्सटेंस या वर्किंग लोड को ट्रांसफर कर देता है। साथ ही कोर को अत्यधिक या सुपर हीट होने से बचाता है, एवं कोर को सुपर हीट होने से बचाता है, सुपर हीट होने से बचाता है। शीतक सामान्यतः गैसीय एवं द्रवीय प्रकार के होते हैं। शीतक गैसीय एवं द्रवीय प्रकार के होते हैं। ठीक है, और आगे लिखिएगा, गैसीय पदार्थों में वायु, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसीय पदार्थों के रूप में क्या है, वायु, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, हीलियम एवं कार्बन डाइऑक्साइड
ठीक है। और द्रव्य पदार्थों के रूप में, द्रव्य पदार्थों में सोडियम लिथियम, द्रव्य पदार्थों के रूप में क्या होता है? सोडियम एवं लिथियम। आदि प्रमुख शीतक और एक रेडिएशन शील्ड बचा है, काम खत्म हो जाता है। रेडिएशन शील्ड लिखेगा। रिएक्टर कोर में ईंधन के विखंडन, रिएक्टर कोर में, रिएक्टर कोर में नाभिकीय विखंडन, रिएक्टर कोर में ईंधन के विखंडन, रिएक्टर कोर में नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय रेडिएशन, नाभिकीय विकिरण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। रिएक्टर कोर में नाभिकीय विखंडन द्वारा नाभिकीय रेडिएशन उत्पन्न होते हैं। यह विकिरण रिएक्टर वेसल के लिए, यह विकिरण रिएक्टर पात्र जिसे कहते हैं, रिएक्टर पात्र के लिए तथा रिएक्टर पात्र हेतु तथा रिएक्टर पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए तथा रिएक्टर कार्य करने वाले कार्यरत व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। रिएक्टर पात्र की सुरक्षा के लिए इस्पात की चादर का, रिएक्टर पात्र की सुरक्षा हेतु इस्पात की चादर का, स्टील की चादर का आवरण लगाया जाता है, जिसे आंतरिक या उष्मीय आवरण थर्मल शील्ड कहा जाता है। रिएक्टर चालकों की सुरक्षा के लिए, रिएक्टर ऑपरेटर्स की सुरक्षा हेतु रिएक्टर को मोटी सीमेंट, कंक्रीट
की दीवार से घेर दिया जाता है, जिसे बायोलॉजिकल आवरण कहते हैं, जिसे बायोलॉजिकल आवरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का पूरा रिएक्टर की कथा कहानी समाप्त होती है। अब आगे है क्लासिफिकेशन है रिएक्टर का क्लासिफिकेशन किस किस आधार पर किया गया है। तो रिएक्टर का क्लासिफिकेशन एक तो रिएक्टर के डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर है और दूसरा उसकी उपयोगिता के आधार पर है। ठीक है, ईंधन के आधार पर, रिएक्टर कोर की संरचना के आधार पर। तो यही चीजें हैं और कुछ नहीं। तो आगे कल अगले चैप्टर में क्या करें, डीजल पढ़ाएं, बताइए। सही है, क्लासिफिकेशन बता के डीजल पढ़ा दीजिएगा सर। चलो ठीक है, क्लासिफिकेशन बता देंगे या तो फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन हम इसको नोट करके आपको ये सर ऐसे ऐसे कर दीजिए सर, यहाँ बोर्ड पे लिख दीजिए फिर फोटो भेज दीजिए। ठीक है, हाँ तो उसका हम तैयार करके वो भेज देंगे क्योंकि थोड़ा सा कोर्स और जल्दी जल्दी पढ़ाना है ना। तो क्लासिफिकेशन को क्या करना है उसको हम नोट कर लेंगे, उसको आपको पीडीएफ में सेंड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके उसको देख लीजिएगा। और अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के ऊपर डिस्कस किया जाएगा डीजल पावर प्लांट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।